यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विजय गुप्ता। तो ये है 5 जुलाई के करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप लोग कवर करते रहिएगा। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या डाउट आ रहा है और आपका क्या सजेशन रहेगा इसके लिए और उसमें और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आपको किसी टॉपिक में अगर डाउट आता है तो उस टॉपिक को जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं उस पर वीडियो बना के आपको समझा पाऊँ। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विजय गुप्ता का यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विजय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं 5 जुलाई करंट अफेयर्स। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए आर एडवोकेट जनरल मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। और जैसे कि एफआरओ मेंस के लिए भी डेट आगे बढ़ गई है, तो जो कैंडिडेट्स एफआरओ की तैयारी कर रहे हैं और एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रिपरेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है GS1 से न्यूज़ आ रही है कि होली रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा टू बी टेकन फ्रॉम इंडिया टू मंगोलिया। तो लॉर्ड बुद्धा के जो होली रेलिक्स हैं उनको मंगोलिया लेके जाया गया था 11 डे एक्सपोजिशन के लिए ऑन ओकेजन ऑफ मंगोलियाज बुद्ध पूर्णिमा। तो जो मंगोलिया में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है उसके उपलक्ष्य में लॉर्ड बुद्धा की जो रेलिक्स थी उनको भारत से मंगोलिया लेके गए थे। तो 4 होली रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा आर बीइंग टेकन फ्रॉम इंडिया टू मंगोलिया फॉर एन 11 डे एक्सपोजिशन एज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस ऑफ मंगोलियन बुद्ध पूर्णिमा। जो होली रेलिक्स हैं विल बी डिस्प्लेड एट दी बत्सागान टेम्पल। अब देखिए, जो बत्सागान टेम्पल है गंडन मोनेस्ट्री में मंगोलिया के अंदर, वहाँ पे इनके रेलिक्स को डिस्प्ले किया गया है। होली बुद्धिस्ट रेलिक्स या होली बुद्धा रेलिक्स करेंटली हाउस्ड इन द नेशनल म्यूजियम। अभी आजकल ये भारत में कहाँ रखा रहता है? ये नेशनल म्यूजियम में रखा रहता है, जिसको कपिल वस्तु रेलिक्स भी कहते हैं, सिंस दे आर फ्रॉम अ साइट इन बिहार। क्योंकि ये कहाँ से मिले? बिहार से मिले हैं, जो 1898 में पहले डिस्कवर किया गया था, विच इज़ बिलीव टू बी द एंशियंट सिटी ऑफ कपिल वस्तु। जो माना जाता था कि कपिल वस्तु का जो है उसका एंशियंट नाम है। श्री नरेंद्र मोदी इज़ द फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू विजिट मंगोलिया इन 2015 एंड द रेलिक्स विल बी डिस्प्लेड एट द सेम मोनेस्ट्री विच वॉज विजिटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगोलिया गए थे तो वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जो आज तक कोई प्रधानमंत्री मंगोलिया जिसने विज़िट किया हो। और ये जो रेलिक्स हैं ये उसी मोनेस्ट्री में दिखाई जाएंगी मंगोलिया के अंदर जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने विज़िट किया था। नेक्स्ट GS2 की न्यूज़ आती है कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्टर हैं पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस और पेंशन के, वो रिलीज़ किया है उन्होंने एक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 की रिपोर्ट। तो ये सेकंड एडिशन है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 की रिपोर्ट। जो NESDA 2021 है, ये प्रिपेयर की गई है कवरिंग द असेसमेंट ऑफ स्टेट्स इसमें कवर किए गए हैं, यूनियन टेरिटरीज इसमें कवर की गई हैं और सेंट्रल मिनिस्ट्री। देखिए अब एक सर्विस डिलीवरी के ऊपर कि ई गवर्नेंस में सर्विस कैसे आप डिलीवर कर रहा है कोई राज्य या कोई मंत्रालय, तो वो कितने अच्छे से कर पा रहा है, उनको उसके हिसाब से रैंकिंग दी गई है। एक रिपोर्ट, एक इंडेक्स जारी करी है इस पर ऑन द इफेक्टिवनेस इन डिलीवरिंग ऑनलाइन सर्विसेज टू सिटीजन्स, की वो ऑनलाइन सर्विस कितनी बेहतर दे रहे हैं सिटीजन्स को। इस चीज़ के लिए सभी राज्यों को, सभी केंद्र शासित प्रदेशों को और जो केंद्रीय मंत्रालय हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनकी रैंकिंग तैयार की गई है। द रिपोर्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स सजेशंस फॉर गवर्नमेंट्स टू फर्दर एनहेंस देयर ई गवर्नेंस। अब ये भी है कि सरकार आगे किस तरह से और एनहेंस कर सकती है अपने ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी सिस्टम्स, तो उसके लिए सजेशन दिए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस यानी कि DARPG हैड कॉन्स्टिट्यूटेड। अब ये जो बनाई है रिपोर्ट नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट, ये किसने तैयार करी है? ये DARPG ने तैयार की थी, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। तो ये पहले 2019 में आई थी, फिर ये बाइएनुअल रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार आती है। तो अब 2021 वाली रिपोर्ट निकल के आई है। ये बाइनल स्टडी है, तो ये 2021 की रिपोर्ट आई है। इसमें 7 सेक्टर्स को इसमें कवर किया गया है। वो कौन कौन से सेक्टर हैं? फाइनेंस है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, लोकल गवर्नेंस है, यूटिलिटी है, सोशल वेलफेयर है, इन्वायरमेंट और टूरिज्म सेक्टर्स हैं। तो ये सब सेक्टर्स जो हैं जिसके ऊपर ये रिपोर्ट बनी है। नेक्स्ट आता है NCPCR सेलिब्रेट, यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उसने 12 जून से लेके 20 जून तक एक एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वीक बनाया। देखिए, जो चाइल्ड लेबर को हमें एलिमिनेट करना है, इसके ऊपर एक वीक चलाया गया, पूरा वीक बना दिया गया 12 से 20 जून। तो देखिए यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि जो एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वीक है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है या किया गया था, तो वो 12 जून से 20 जून के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। तो NCPCR ने सेलिब्रेट किया एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वीक इन दी ऑनर ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो
जो वर्ल्ड डे है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर उसको ऑनर करते हुए उन्होंने पूरा वीक मनाया। 75 प्लेसेस में मनाया गया, क्योंकि हमको 75th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि इस साल 15 अगस्त को भारत को आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो जाएंगे। इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 12th जून टू 20th जून, तो 12 जून से लेकर 20 जून तक ये प्रोग्राम चला। एज अ सिग्निफिकेंस टू पे अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, जो बाल श्रम है उसकी चिंताओं को देखते हुए उसके ऊपर अटेंशन लाने के लिए उसके ऊपर जोर दिया जा रहा था। एंड टू फाइव वेज टू रेडिकेट इट, और कुछ तरीके हमें निकालने हैं जिससे कि हम इन चीज़ों को ख़त्म कर पाएँ। नेक्स्ट आता है इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट 2022। तो एक इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल की बच्चों के अंदर जो बीमारी रहती है डायरिया की, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जिससे कि 0 चाइल्ड डेथ हो ड्यू टू चाइल्डहुड डायरिया। कि चाइल्डहुड में यानी कि बचपन में जो बच्चे को डायरिया हो जाता है, जिस वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है, तो उससे हमें 0 टारगेट पे लेके आना है। हमारा टारगेट 0 है कि किसी भी बच्चे की डेथ डायरिया की वजह से नहीं होनी चाहिए। तो इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट 2022 चलाया गया। ये जो IDCF प्रोग्राम है इसको 13 जून से लेकर 27 जून के बीच में चलाया गया इस सभी स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज़ में। जो गोल था वो था टू अटेन 0 चाइल्ड डेथ्स। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि गोल है 0 चाइल्ड डेथ्स को अटेन करना है। जो इंटेंसिव डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट है इसको 2014 से चलाया जा रहा है, कि लगातार 2014 से चलाया जा रहा है, जिससे कि हम 0 टारगेट पे पहुंच पाएँ। डायरिया कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। देखिए डायरिया किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है बच्चों में। पहली बात तो एक तो ड्रिंकिंग वाटर साफ़ होना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, यानी कि बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन उसको सही मिले, हाइजीन हो यानी कि साफ़ सुथरा हो वहाँ पे, हाइजीन मेजर्स और लाइक हैंड वॉशिंग, यानी कि हैंड वॉशिंग जो है बहुत ज़रूरी है, कि हाथ वगैरह धोने हैं। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है कि बच्चे गंदे हाथों से कोई चीज़ ना खा लें। नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो JNK टॉप्स अमंग यूनियन टेरिटरीज़ इन ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। तो अभी हमने जो न्यूज़ देखी उसी का आगे फॉलोअप है कि जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है यूनियन टेरिटरीज़ के लिस्ट में, जो कि ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी के लिए, और ये सेव कर रहा है अराउंड 200 करोड़ रुपए एनुअली दैट वाज इनकर्ड इन कैरेज ऑफ फिजिकल फाइल्स ड्यूरिंग द एनुअल दरबार मूव। अब देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक एक प्रथा थी, जब से 2019 से जब से उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर एक प्रथा थी कि वहाँ पर 2 तरह की कैपिटल्स होती हैं, एक समर कैपिटल होती है और एक विंटर कैपिटल होती है। यानी कि ग्रीष्मकालीन की एक राजधानी होती है जिसको श्रीनगर बनाया गया था, और एक शीतकालीन की होती है यानी कि जो विंटर कैपिटल है वो जम्मू बनाया गया था। तो यानी जिस टाइम पे श्रीनगर बहुत ठंडा रहता है, वहाँ पे जाना बंद हो जाता है, तो उस टाइम पे कैपिटल जम्मू में काम करती है, और गर्मियों में जिस टाइम पे जम्मू में गर्मी होती है तो कैपिटल श्रीनगर चली जाती थी। तो इस दौरान क्या होता था कि 300-400 ट्रक्स भर के जितनी भी फाइलें हुआ करती थी, पूरा का पूरा दरबार मूव किया करता था। यानी कि दरबार का मतलब है ये राजा के टाइम से चल रहा है, कि राजा के टाइम पे क्या होता था कि राजा गर्मियों में श्रीनगर रहा करते थे और सर्दियों में जम्मू रहा करते थे। तो पूरा का पूरा जो दरबार था, राजा का जो दरबार हुआ करता था, वो मूव करता था एक जगह से दूसरी जगह। तो अब मॉडर्न टाइम्स में जब अब राजा नहीं रहे तो अब सरकार मूव करती थी। जो यहाँ की विधानसभा थी जम्मू कश्मीर की, वो कुछ टाइम जम्मू में रहती थी और कुछ टाइम श्रीनगर में रहती थी। तो पूरा का पूरा स्टाफ जो जम्मू में काम करता था वो श्रीनगर शिफ्ट हो जाता था, और श्रीनगर का स्टाफ सारा जम्मू में आ जाता था। तो इस तरह से चलता रहता था। तो इस दौरान कई सारी फाइल्स ऐसी थी, जो पूरा जितना भी ऑफिस था, जितनी भी फाइलें थी, तो 300-400 ट्रक भर के फाइलें जो हैं वो शिफ्ट हुआ करती थी एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो इस चीज़ में एक तो श्रम की बहुत वेस्टेज होती थी, लेबर की बहुत वेस्टेज होती थी, पैसे की वेस्टेज होती थी और टाइम की वेस्टेज होती थी। तो इन सब से बचने के लिए जो सरकार ने ई ऑफिस एक प्रोग्राम बनाया है, इसके तहत ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा। तो आपको अगर जगह भी चेंज करनी है, दरबार मूव भी करना है, तो आपको फाइल्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पर्सनल को यानी कि जो आदमी हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इसके वजह से 200 करोड़ रुपए हर साल बचेंगे, सिर्फ इसलिए कि जो 2 कैपिटल सिटीज़ थी जम्मू की और श्रीनगर की, उसमें ट्रैवल करने के दौरान हर साल जो दरबार मूव होता था उसमें जो पैसे खर्च होता था। तो आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विद इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019, JNK became the first union territory in the country to have good governance index। तो जब से JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाया गया 31 अक्टूबर 2019 से, तो JNK पहला यूनियन टेरिटरी बन गया पूरे देश में जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स लेके आया, और पहला एक यूनियन टेरिटरी बन गया जिसने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी लॉन्च की अपने 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो कि इस यूनियन टेरिटरी के अंदर है, और ये जनवरी दिस ईयर में की है, यानी कि जनवरी 2022 में की है। द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 2 सेक्रेटेरिएट्स इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ई ऑफिस। तो अब इस वहाँ पे ई ऑफिस चला दिया गया है, एंड दैट हैज़ पुट एन एंड टू एनुअल दरबार मूव
कैरिंग ओवर 300 ट्रक लोड्स ऑफ फाइल्स बिटवीन द टू कैपिटल सिटीज़ ऑफ श्रीनगर एंड जम्मू। तो इन दोनों कैपिटल सिटीज़ के बीच में जो 300 ट्रक्स भरकर जो फाइलें का ट्रांसफ़र हुआ करता था हर साल, आप सोच सकते हैं कि इससे कितना टाइम वेस्टेज होगा, कितना पैसा वेस्ट होगा। तो ये जो एक मैं कहूँगा यहाँ पे कोई अच्छी प्रथा नहीं थी ये। तो जो ये प्रथा थी इसको ख़त्म करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया गया है आम लोगों के लिए। दिस ऑल्सो सेव्ड ₹200 करोड़ पर एनम एंड लेड टू अनइंटरप्टेड वर्क कल्चर इन दी एंटायर यूनियन टेरिटरी विदाउट एनी ऑफिशियल ब्रेक। तो इसमें कोई ऑफिशियल ब्रेक भी नहीं रहेगा। नहीं तो पहले 6 हफ्ते का, 1.5 महीने का आप मान सकते हैं कि एक ऑफिशियल ब्रेक हुआ करता था, जिसमें कि सभी फाइलों को पहले ऑर्गेनाइज़ किया जाता था जम्मू से, फिर उसको सेटल किया जाएगा कश्मीर में, श्रीनगर में, फिर वापस श्रीनगर से जम्मू लाया जाएगा। तो यानी कि ये इसी खेल में लगे रहते थे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर। तो अब ये देख लेते हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है, कि इस रिपोर्ट में हम ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या रैंकिंग मिली है। तो रैंकिंग ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज देख लेते हैं। तो इनके जो पोर्टल्स हैं, जो यहाँ पे इन्होंने पोर्टल बनाए हैं अलग अलग स्टेट में, उसके हिसाब से जो रैंक आई है, सबसे फर्स्ट रैंक जो आई है वो नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में देखें तो नागालैंड की है। उत्तराखंड क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की कैटेगरी के अंदर आता है, तो हम देख लेते हैं उत्तराखंड की रैंकिंग क्या है। उत्तराखंड की रैंकिंग 7th है। तो उत्तराखंड के अंदर अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम 7वें पायदान पे आते हैं। उत्तराखंड के जो लोग हैं, उत्तराखंड की जो सरकार है वो 7th नंबर पे आती है अपने लोगों को ई गवर्नेंस के मामले में। तो नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में है नागालैंड, और फिर जो ग्रुप ए के स्टेट्स हैं उनमें है केरला, ग्रुप बी के स्टेट्स में उड़ीसा, यूनियन टेरिटरीज़ में जम्मू कश्मीर आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूनियन टेरिटरीज़ में जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में नागालैंड है। बाकी सभी स्टेट्स हैं, आप इनका एक सीक्वेंस देख लेना, इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड का नंबर देखना। उसके बाद फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की लिस्ट देख लेते हैं। सर्विस पोर्टल में देखें तो पहले नंबर पे नॉर्थ ईस्ट में मेघालय आता है, स्टेट्स में पंजाब है, कुछ में फिर राजस्थान है, यूनियन टेरिटरी में सर्विसेज में भी जम्मू कश्मीर आता है। लेकिन सर्विसेज के मामले में उत्तराखंड 4थे नंबर पे आ जाता है। पोर्टल के मामले में 7वें नंबर पे है उत्तराखंड, और सर्विसेज के मामले में 4थे नंबर पे है। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की, तो मिनिस्ट्री के जो पोर्टल हैं, तो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो पोर्टल है वो सबसे ज़्यादा सही है, लोगों के लिए यूज़र फ्रेंडली है, तो इसकी रैंक फर्स्ट आती है। मिनिस्ट्री के सर्विसेज पोर्टल की बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है ये नंबर 1 पे आता है। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट है, यहाँ पे होम अफेयर्स की डिजिटल पुलिस है, तो ये रैंक 2 रैंक 3rd पे आ जाते हैं। तो आप इसको एक बार देख लेना। फर्स्ट सेकंड पता होने बहुत जरूरी है, 3rd तक और पता कर लो। 3rd एजुकेशन डिपार्टमेंट का पोर्टल है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का, और मिनिस्ट्री की जो सर्विसेज हैं उसमें पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज और पेंशन का पोर्टल है भविष्य पोर्टल। तो ये एक तो इसका पोर्टल हो गया सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, दूसरा हो गया डिजिटल पुलिस, और तीसरा हो गया भविष्य पोर्टल। तो ये 3 पोर्टल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। बाकी सब चीज़ें इस PDF में दे रखी हैं, तो जिन भी कैंडिडेट्स को PDF मिली हैं, बाकी आप एक बार इसको PDF को खोलकर इसको रिविजन कर लेना। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि जम्मू और श्रीनगर के अंदर जो 200 करोड़ रुपए लग रहे थे हर साल दरबार मूव करने में। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है GS3 से, जो न्यूज़ आ रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनाग्रेट किया है हेडक्वार्टर ऑफ इन स्पेस एट भोपाल अहमदाबाद। देखिए भोपाल नहीं है, भोपाल है ये गुजरात के अंदर अहमदाबाद में एक जगह है। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो जो इन स्पेस है, यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर है इन स्पेस, इसका हेडक्वार्टर को अहमदाबाद भोपाल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट हिरासार राजकोट टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो सौराष्ट्र रीजन जो है गुजरात का, उसका जो हिरासार जगह है राजकोट में, वहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात की जा रही है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट होगा, या बेसिकली बात यह है कि ग्रीनफील्ड का क्या मतलब है। ग्रीनफील्ड का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो फील्ड था वो पहले ग्रीन था, यानी कि वहाँ पे पहले पेड़ पौधे थे। तो बिल्कुल नया आपको प्रोजेक्ट है। पहले आपको वहाँ से जंगल साफ़ करना पड़ेगा। जब आप जंगल साफ़ कर देंगे तो आपको ब्राउन जो ग्राउंड है वो दिखने लगेगा। फिर अगर कहीं पे आपको एक ब्राउन फील्ड मिलता है डायरेक्ट, तो आप वहाँ से कहते हैं कि ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। तो अगर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा तो आपको वहाँ पे पेड़ भी काटने पड़ेंगे। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होगा तो उसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे पेड़ कटाए हैं, आपको सिर्फ एक खाली लैंड मिला है, ब्राउन फील्ड मिला है, आप वहाँ पर बना सकते हैं। तो एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाना है, यानी कि पहले पेड़ भी काटने पड़ेंगे और उसके बाद बिल्कुल शुरुआत से आपको वहाँ पे एयरपोर्ट बनाना है। टू केटर द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द 4th लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ एयर ट्रैफिक इन दिस रीजन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सोचा है कि वो राजकोट के अंदर, गुजरात के राजकोट में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने डेडिकेट किया है नेशन को एक धरोहर के नाम से एक म्यूज़ियम बनाया है, द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कस्टम्स एंड GST इन गोवा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहली बात तो धरोहर क्या है। धरोहर अपने आप में एक म्यूज़ियम है
कहाँ पे बनाया गया है? गोवा में बनाया गया है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी। तो धरोहर जो है ये पणजी में बनाया गया है, जो कि गोवा की राजधानी है। फेमस वहाँ पे एक ब्लू बिल्डिंग है उसके अंदर, ऑन द बैंक्स ऑफ द मांडोवी रिवर। तो पणजी भी मांडोवी रिवर के किनारे ही बसा हुआ है। द 2-story बिल्डिंग विच वॉज अर्लियर नोन एज एल्फेंडिगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पोर्चुगीज रूल इन गोवा हैज़ बीन स्टैंडिंग एट दिस प्लेस फॉर मोर देन 400 ईयर्स। तो 400 सालों से बिल्डिंग वहाँ खड़ी है। पोर्चुगीज़ रूलर्स ने इसको बनवाया था, तो इसी के अंदर इस म्यूज़ियम को बनाया गया है। नेक्स्ट एक और न्यूज़ आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि बाइनरी सुपर मैसिव ब्लैक होल को डिस्कवर किया गया एक सिस्टम में, जो हमारा यूनिवर्स है, विच कुड बी साइज ऑफ फ्यूचर ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्शन। तो एक टर्म आता है ब्लेजार्स। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप ध्यान से सुनिए कि ब्लेजार्स क्या होते हैं। ब्लेजार्स विच आर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। अब देखिए ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं फीडिंग ऑन गैस इन दी हार्ट ऑफ वेरी डिस्टेंट गैलेक्सी। मान लेते हैं कोई गैलेक्सी बहुत ज़्यादा दूर है, ये गैस पे यानी कि एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं अमंग द मोस्ट ल्यूमिनस एंड एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। तो ये यूनिवर्स के मोस्ट ल्यूमिनस हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही है इनके अंदर से, और एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं यानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भी है। व्हेन द जेट कंपोज्ड ऑफ आयनाइज्ड मैटर ट्रैवलिंग एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पे जो जेट है, मान लो कोई जेट स्ट्रीम जा रही है बहुत तेज़ स्पीड से, तो वो एक आयोनाइज्ड मैटर से कंपोज्ड हो और वो लाइट की स्पीड से चले, इज पॉइंटेड टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, इट इज़ कॉल्ड अ ब्लेजार। तो उसको हम ब्लेजार कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स हैं अर्जेंटीना से, स्पेन, इटली, यूएसए से और भारत से। उन्होंने डिस्कवर किया है एक बाइनरी सुपर मैसिव ब्लैक होल सिस्टम इन द ग्रेविटेशनली लेंस्ड ब्लेजार, जिसका नाम है AO0235+164। अब देखिए ये अजीब सा है, आप उसको ध्यान रख लीजिएगा, कभी गलती से पूछ सकते हैं। यूजिंग एक्सटेंसिव ऑप्टिकल फोटोमेट्रिक ऑब्जर्वेशंस कैरिड आउट अराउंड द ग्लोब ड्यूरिंग द लास्ट 4 decades। तो पिछले 4 दशकों से यानी कि 40 सालों से वे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और फोटोमेट्रिक ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनको देख रहे हैं, उसके बाद जाके उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो अपीडा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। एक वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट हुआ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम थी टैकलिंग मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस, प्रमोटिंग ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी एंड रेजिलियंस। 38वां भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल हुआ है अंडमान सी और स्टेट ऑफ मलाक्का में। तो इसको इंडो कॉर्पेट भी कहा जा रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है, यानी कि दोनों मिलके पेट्रोलिंग कर रहे हैं, एक एक्सरसाइज कर रहे हैं अंडमान सी में और स्टेट ऑफ मलाक्का में। सबांग पोर्ट जो है ये कहाँ मिलेगा? आपको इंडोनेशिया में मिलेगा। और एक टर्म आता है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट यानी SNDT। तो ये जो SNDT है ये डेवलपिंग वर्ल्ड को, यानी जैसे इंडिया जैसे देश हुए, बांग्लादेश हुए, इन जैसे देशों को प्रमोट करने के लिए आता है, इनकी प्रोविजंस हैं इनके लिए। और ये किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आता है? तो ये WTO के तहत आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत। एग्जाम में इस तरह से पूछा सकता है कि SNDT ये किस ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में बात की जा रही है SNDT के बारे में? तो ये WTO के बारे में बात की जा रही है। तो ये थे 5 जुलाई के करंट अफेयर्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। कोई भी आपको इसमें डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कोई भी आपका सजेशन है तो सजेशन जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।